वितान 12वीं। सेलिब्रेटिंग मनोहर श्याम जोशी। जूझ आनंद यादव। अतीत में दबे पांव ओम थानवी। अब तक हमने कई बार प्रैक्टिस की, लेकिन प्रैक्टिस में अतीत में दबे पांव की सबसे कम प्रैक्टिस हो पाई, तो आज अतीत में दबे पांव की बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस कर लेंगे। यशोधर बाबू ने, आप मैसेज बॉक्स में, आपके लिए मैसेज बॉक्स ओपन है, तो मैसेज बॉक्स में आप उत्तर डालते रहिएगा। आप अभी बैठ जाइए, अभी हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। अब और डिस्टर्बेंस नहीं है कुछ भी। यशोधर बाबू ने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते हैं? ऐसा सम्मान, परंपराओं का पालन या मुक्ति। तो यशोधर बाबू चाहते हैं सम्मान। ये दोबारा हम कर रहे हैं, लेकिन हो जाएगा 5 मिनट में दोबारा। अगली वाले जो दूसरा पार्ट है ना, वो पहली बार होगा। सेलिब्रेटिंग पार्ट के लेखक का नाम क्या है? फणिचनाथ रेणु, मनोहर श्याम जोशी, श्याम मनोहर जोशी या मनोहर वर्मा। तो इनका लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब हुआ? अगर ये ईयर याद है तो आप लिख दीजिए, क्योंकि जिस ईयर में उनका जन्म हुआ उसी साल में एक और लेखक का जन्म हुआ। इसी में अपने ही सिलेबस में है वो दोनों लेखक, मनोहर श्याम जोशी और वो दूसरे लेखक। मनोहर श्याम जोशी अभिव्यक्ति और माध्यम में भी उनसे संबंधित प्रश्न आता है। हम लोग सीरियल आता है, 1984 में आता है। 1984 में टेलीविजन की सिल्वर जयंती मनाई जाती है, सिल्वर जुबली मनाई जाती है। 1984 में टेलीविजन की सिल्वर जुबली मनाई जाती है, और इस पार्ट में अपने यशोधर बाबू की सिल्वर जुबली नहीं, सिल्वर वेडिंग मनाई जाएगी। नायक का नाम है यशोधर बाबू। क्योंकि हम कर चुके थे तो बहुत स्पीड से करता चलूंगा। यशोधर बाबू को किसको अपना आदर्श मानते थे? चंदा को वो अपना आदर्श मानते थे। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? बॉयल सर्विस के पद पर नियुक्त होते हैं सर्वप्रथम। यशोधर बाबू का पूरा नाम वाई डी पंत उनका पूरा नाम है। यशोधर बाबू के विवाह की 31वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। दफ्तर के बाबू को अपने सेलिब्रेटी के लिए यशोधर बाबू ने केवल कितने रुपए? तो 30 रुपए को उन्होंने दिए। लेखक ने यशोधर बाबू को चंदा का कौन सा पुत्र कहा? मानस पुत्र उन्होंने उनको कहा। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? मूलतः वो कुमाऊं के रहने वाले थे। किशोरदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ कहकर बुलाते थे। सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात होगी? तो गाउन पहनते समय उनको चुभता है कि भैया, दूध लाने की बात उनका बेटा कहता है। जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? उनकी दशा थी द्वारका से लौटे सुदामा जैसी थी। ये अशुद्ध है, तो कल भी बताया था। नए लोग कुछ आए होंगे तो मैं बता दूं कि अशुद्ध शब्दों को हम इग्नोर करते हुए चलते रहेंगे। कुछ शब्द अशुद्ध आएंगे। इस समय फोकस सिर्फ पॉजिटिव फोकस रहेगा अपना। यशोधर बाबू के कितने बेटे होते हैं? तो उनके 3 बेटे होते हैं। यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? यशोधर बाबू सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं पुरानी परंपराओं से। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है? अपने बच्चों का साथ देती है। यशोधर बाबू के लड़के का मासिक वेतन होता है 1500 रुपए। और इस तरह से कल हमने ये पूरी पीडीएफ कर ली थी। इसको दोबारा करेंगे तो बोर हो जाएंगे मुझे लग रहा है। और ये यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल भी दिया हमने। अभी हम कर लेंगे जूस पार्ट को। लेखक का दादा जल्दी कोल्हू क्यों चलाता था? तो लेखक का दादा जल्दी कोल्हू चलाता था जल्दी काम खत्म करने के लिए, अधिक पैसे के लिए, अपनी आवारागर्दी के लिए, या आराम करने के लिए। तो आपका उत्तर मैसेज बॉक्स में आता है। आपका उत्तर मैसेज बॉक्स में नहीं आता। अधिक पैसे के लिए। तो वो लेखक का दादा जल्दी कोल्हू क्यों चलाता था? अधिक पैसे के लिए वो जल्दी कोल्हू चलाता था। लेखक की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम था, लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम था, तो मैं स्पीड से ही चलता रहता हूँ। वसंत पाटिल। लेखक की कक्षा। अच्छा, पाठ में ही इसकी मात्रा, पाटिल की मात्रा ना बड़ी और छोटी दोनों आती है। पाठ में पाटिल भी आता है और पाटिल भी आता है, दोनों ही आता है। कहानी के शीर्षक जूझ का अर्थ है। तो जूझ का अर्थ है संघर्ष, चालाकी, मेहनत या कठिनाई। तो जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। जूझ पाठ के रचयिता कौन है? जूझ पाठ के रचयिता है फणीसनाथ रेणु, आनंद रतन यादव, धर्मवीर भारती या मनोहर श्याम जोशी। तो आनंद रतन यादव जूझ पाठ के रचयिता है। जूझ पाठ के रचयिता के और भी 4 नाम होते हैं, और भी 3 नाम होते हैं। 3 नाम कौन से होते हैं एक बार आप देख लीजिए तब तक। जूझ उपन्यास मूलतः मराठी भाषा में लिखा जाता है, क्योंकि इसके लेखक आनंद मराठी है। जूझ के कथानायक का क्या नाम बताया गया है? आनंदा, दत्ताजीराव, मोहन आनंद या कमल आनंद। तो कथानायक का नाम होता है आनंदा। इनके और भी 2-3 नाम है, आपने मैसेज बॉक्स में डाल दिए होंगे। जगाती इनका नाम है, और दूसरा भी आपने एक और डाल दिया होगा। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे कही? दादा से, माँ से, दत्ताजीराव से या सौंदलगेकर से? तो माँ से वो पाठशाला जाने की बात कहते हैं। ये सारे ही पात्र बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, कहानी में, उपन्यास के एक अंश में।
पढ़ाई के लिए लेखक अपने माँ के साथ किसके पास गया? दत्ताजी राव के पास, दादा के पास, सौंदलगेकर के पास या इनमें से? तो दत्ताजी राव के पास जाते हैं। दत्ताजी राव का दूसरा नाम होता है देसाई, देसाई सरकार। देसाई के बाड़े के जाना गर्व की बात समझी जाती है। सौंदलगेकर किस विषय के अध्यापक थे? तो अंग्रेजी, गणित, मराठी या संस्कृत, तो लैंग्वेज के अध्यापक थे और मराठी के वो अध्यापक थे। और अपने लेखक भी बड़े होकर मराठी के बहुत बड़े हस्ताक्षर बनते हैं। लेखक की माँ के अनुसार आपत्ति दिन भर किसके पास रहता है? बालाबाई, रखमाबाई, लखमाबाई। तो ये किसके पास रहता है? ये रहता है रखमाबाई के पास दिन भर। खेत का समाप्त होने के बाद लेखक ने मार्क्स से पढ़ाई की बात की। तो खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद? बिजाई का, पानी लगाने का, कटाई का या कोल्हू का काम? तो कोल्हू का काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की। लेखक पढ़ना क्यों चाहता है? ज्ञान के लिए, नौकरी के लिए, विद्वान बनने के लिए या कवि बनने के लिए? तो नौकरी के लिए लेखक पढ़ना चाह रहा होता है। लेखक पढ़ना क्यों चाहता है? नौकरी के लिए पढ़ना चाहता है। लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता है? तो पढ़ने की बात करने पर कुत्ते के समान, शेर के समान, जंगली सुअर के समान या चीते के समान? जंगली सुअर के समान वो घुर्राता है। लेखक की माँ के अनुसार पति लेखक की माँ के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया? घर से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, अनपढ़ता से बचने के लिए, खुद के काम से बचने के लिए। तो खुद के काम से बचने के लिए दादा राव साहब के यहाँ तत्काल क्यों चला गया? अपना सम्मान समझकर, डर कर, पैसों के लालच में, तो अपना सम्मान समझकर, क्योंकि दत्ता जी के बारे में, राव सरकार के बारे में, देसाई सरकार के बारे में जाना गर्व की बात माना जाता है, इसलिए वो तुरंत चले गए। लेखक के पिता का नाम रत्नापा, कृष्णापा या रत्नापा या रामापा? तो रत्नापा लेखक के पिता का नाम होता है। लेखक के पिता का नाम रत्नापा। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? तो लेखक को सवेरे काम करना होता था 10 बजे तक, 9 बजे तक, 11 बजे तक, 8 बजे तक। तो 11 बजे तक लेखक को काम करना होता था। क्यों 11 बजे तक करना होता था? तो स्कूल स्कूल तो 11 बजे ही लगती थी। स्कूल तो लेट लगती थी। स्कूल से छूटने के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 1 घंटे? 1 घंटा लेखक को पशु चराना होता था। लेखक के कक्षा अध्यापक का क्या नाम था? लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम वसंत, सौंदलगेकर, मंत्री या मोहन? तो मंत्री लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम है। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन होता है? पढ़ने की प्रवृत्ति, कविता करने की प्रवृत्ति, लेखन की प्रवृत्ति या संघर्षमयी? तो संघर्षमयी प्रवृत्ति का जूझ कहानी से पता चलता है लेखक की संघर्षमयी प्रवृत्ति। अपने पिता से लेके अपने कक्षा के बच्चों तक जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना उसका क्या नाम था? उसका नाम तो आता ही नहीं। वसंत, चौहान, मनोहर या श्याम? तो उसका नाम था चौहान के लड़के। चौहान के लड़के। उसका नाम नहीं आता। लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का नाम? लेखक को गणित पढ़ाते थे मंत्री मास्टर। और लेखक के कक्षा अध्यापक कौन थे? तो लेखक के कक्षा अध्यापक भी मंत्री मास्टर ही थे। लेखक के पिता की कैसी प्रवृत्ति थी? लेखक के पिता परिश्रमी थे या गुस्सैल और हिंसक थे या विनम्र और अहिंसक? तो गुस्सैल और हिंसक थे। इसके अलावा पाठ में हमने जाना कि थोड़े से कामचोर भी थे। और इसके अलावा झूठे झूठे इल्जाम भी लेखक पे लगाते हैं। जूझ कहानी के लेखक कौन है? जूझ कहानी के लेखक प्राण यादव। कहानी प्रतिनिधित्व करती है ऐसे अभिभावक गण का। कहानी में लेखक के पिता प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे अभिभावक गण का जो है तो माता पिता, शिक्षक या मतलब रक्षक की भक्षक वाली सी स्थिति यहाँ दिखाई गई है। और ऐसी स्थिति में भी एक व्यक्ति है जो हार नहीं मानता, जो पढ़ता है, और वो व्यक्ति बच्चा है छोटा सा, उसका जोश भर देती है कहानी। आनंद यादव। आनंद यादव का पूरा नाम आनंद रतन यादव। आनंद यादव के अन्य दो तीन नाम आप लिख चुके होंगे। रत्नापा लिख चुके होंगे। रत्नापा तो उनके पिता का नाम है। तो जकाते लिख चुके होंगे। और आप लिख चुके होंगे गणपा। जूझ कहानी में नायक का क्या नाम बताया गया है? तो उसमें आनंदा बताया गया है। आनंद यादव का जन्म होता है 1935 में। जूझ कहानी किस उपन्यास से ली गई है? मराठी उपन्यास धोबी। धोबी से ली गई है। और जो हिंदी में इसको यहाँ पे ले आए। जूझ उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो जूझ उपन्यास को मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो भी उपन्यास किस भाषा में लिखा गया? मराठी भाषा में लिखा गया है जो भी उपन्यास। जूझ कहानी के शीर्षक का अर्थ क्या है? संघर्ष करना, जुझारूपन। तो जूझ कहानी के शीर्षक का अर्थ है संघर्ष करना है, जुझारूपन। जूझ कहानी का क्या संदेश देती है? संघर्ष करने की सीख देती है। संघर्ष करने की सीख। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? संघर्षमय प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है। जूझ कहानी किस शैली में लिखी गई? आत्मकथात्मक शैली या आत्मकथात्मक उपन्यास में लिखी गई? दरअसल जूझ कहानी लेखक आनंद यादव की आत्मकथा का ही
हिस्सा है। जो उस कहानी किस श्रेणी का उपन्यास? आत्मकथात्मक श्रेणी का उपन्यास। जो उस कहानी मराठी उपन्यास जो भी का एक हिस्सा है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? केशव प्रथम वीर ने इसका हिंदी अनुवाद किया। अच्छा, इसका हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया। तो आलो अंधारी का हिंदी अनुवाद किसने किया? आप मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए। आलो अंधारी का मतलब होता है अंधेरे का उजाला, और बेबी हालदार उसकी मुख्य पात्र होती है, और उसका हिंदी अनुवाद। तो उस कहानी के नायक के चरित्र की विशेषताएं क्या है? संघर्षशील, जुझारू, परिश्रमी और कविता के प्रति लगाव। इसके अलावा और भी विशेषताएं, वो अपने टीचर्स का, अपने अध्यापक गण का भी काफी सम्मान करता है, कहना मानता है। आनंद यादव ने कौन से विषय में स्नातकोत्तर किया? मराठी और संस्कृत विषय में उन्होंने स्नातकोत्तर किया। इसके अलावा अपना लेखक सकारात्मक रहते हुए आगे बढ़ता रहता है लगातार, और वो अपना आइडियल अपने ही क्लास के एक बच्चे को बना लेता है। बड़े बड़े लोगों को आइडियल तो बनाना ही होता है, क्लास के भी किसी बच्चे को बनाओ और अपने आप को भी अपना आइडियल बना लो। लेखक आनंद यादव के पिता ने उनकी पढ़ाई कब छुड़वा दी? जब वो 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो पढ़ाई छूट गई। तो क्या लेखक नापास होते हैं 5वीं क्लास में? लेकिन नापास की टिप्पणी तो उनके नाम के आगे जुड़ती है। लेकिन दोबारा कौन सी कक्षा में दाखिला लिया? तो 5वीं में पढ़ाई छूटी थी तो 5वीं में दाखिला लिया। लेखक के पिता का नाम रत्नापा है। ने अपने पिता को क्या कहकर बुलाया है? दादा। और गांव के मुखिया का नाम है दत्ताजी राव। ये दत्ताजी राव ने महत्वपूर्ण भूमिका उनके जीवन में निभाई है। लेकिन अपने पिता यानी या दादा यानी पिता के सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पिता गुस्सैल व हिंसक स्वभाव के थे। लेखक क्यों पढ़ना चाहते थे? पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करना चाहते थे। किसकी तरह बनना चाहते थे? यहाँ पे आया ही नहीं है। तो वो किसकी तरह बनना चाहते थे लेखक? पढ़ लिख कर मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए। लेखक पढ़ लिख कर किसकी तरह तरह बनना चाहते थे? पढ़ने के लिए पिताजी को राजी करने का दबाव डालने के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गए? तो वो दत्ताजी राव के पास जाते हैं। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे कही? अपनी माँ से की। लेखक को 7वीं कक्षा तक कौन पढ़ाना चाहता था? माँ चाहती थी कि कम से कम मेरा बेटा 7वीं क्लास तो पढ़े। अब 7वीं से हमें ध्यान आया, बेबी हालदार का पाठ फिर से जुड़ जाता है। अपने बेबी हालदार भी 6ठी 7वीं तक पढ़ी हुई थी। लेखक की माँ के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया? खुद काम से बचने के लिए पाठशाला जाने से रोक दिया। इसके कहने पर लेखक ने पिता ने लेखक को स्कूल भेजना शुरू किया, गाँव के मुखिया दत्ताजी राव के कहने पर। पाठशाला जाने के समय किस समय था? तो पाठशाला जाने का समय सुबह 11 बजे था, तो 11 बजे तक तो उसे काम ही करना पड़ेगा लेखक को। पाठशाला जाने से पहले लेखक सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होगा? तो 11 बजे तक काम करना होगा। ये शर्त किसने लगाई? उसके पिता ने लगाई। किसके सामने लगाई? दत्ताजी राव के सामने लगाई। भैया अगर इतना काम करेगा तो हम इसको जाने देंगे, नहीं तो नहीं। लेखक का दादा जल्दी कोलू क्यों चलवाता था? क्योंकि वह अपने गुण से अच्छी कमाई करना चाहता था, अधिक पैसे पाने के लिए। तो जल्दी कोलू चलाता था, पहली बात तो ये। कौन चलाता था? लेखक का दादा। बाकी गाँव वो देर से कोलू चलाता था। क्यों चलाता था देर से? क्योंकि उनको गुड़ ज्यादा चाहिए था, रस ज्यादा चाहिए था, पैसे ज्यादा चाहिए थे। जल्दी अगर कोलू किसी का चलेगा पूरे गाँव में, तो चलेगा लेखक के पिता का कोलू। और जल्दी चलाने से क्या मिलेगा? अधिक पैसे मिलेंगे। तो इनके पिता का मानना था कि पैसे ज्यादा मिलने चाहिए। रोज पाठ के अनुसार लेखक घर के कोलू चलाना कब से शुरू कर देते थे? तो दिवाली के बाद से ही वो कोलू चलाना शुरू कर देते थे। लेखक को किसने कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया? मराठी के टीचर न मा सोंदलगेकर ने। और इन्होंने ही लेखक को आज जो कुछ है वो बनाने में सब कुछ इन्हीं का हाथ है। मराठी पढ़ाते थे, भाषा अध्यापक थे। लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? नौकरी करने के लिए पढ़ना चाह रहा था। लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम होता है वसंत पाटिल। पढ़ाई में सुधार के लिए लेखक ने किसका अनुसरण किया? तो वसंत पाटिल का अनुसरण किया, उसी की तरह बनना चाहा। वसंत पाटिल की नकल करने से लेखक को क्या लाभ हुआ? वो गणित विषय में प्रवीण हो गए। कक्षा में मॉनिटर जैसा सम्मान मिला। अध्यापक की नजरों में अच्छे छात्र की जगह भी बनी। और दोनों ही बच्चों की कॉपियां ये जांचा करते थे। खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की? कोलू का काम समाप्त होने के बाद लेखक की माँ, ये दोबारा आया है कोलू का काम। लेखक की माँ के अनुसार उनका उसका पति दिन भर बाहर किसके पास रहता था? रकमा पढ़ाई के पास। लेखक का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने अपनी माँ से पढ़ाई की बात की? कोलू का काम। लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता जंगली सुअर के समान घूर रहा है। बरहेला सुअर बोलती है उनकी माँ। लेखक के पिता की प्रवृत्ति कैसी थी? गुस्सैल और हिंसक। दत्ताजी राव सरकार ने दादा को क्यों डांटा? लेखक को स्कूल न भेजने के कारण उन्होंने दादा को डांटा। लेखक का पिता दत्ताजी राव के यहाँ तत्काल क्यों चला गया? अपना सम्मान समझकर। दत्ताजी राव सरकार ने लेखक को क्या निर्देश दिया? अगले दिन से स्कूल जाने, मन लगाकर पढ़ाई करने, पिता के स्कूल ना भेजने पर तुरंत उनके पास आने का निर्देश दिया। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने थे? तो 1 घंटा लेखक को पशु चराना था। इस पीडीएफ की सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो याद हो जाते हैं। लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम था मंत्री मास्टर। मंत्री मास्टर लेखक के थे कक्षा अध्यापक। मंत्री मास्टर पढ़ाते थे गणित,
गणित वाले टीचर से करते थे बच्चे। जिस शरा और जब अपने लेखक क्लास में वो घटना घटती है चव्हाण के लड़के वाली, तो उसकी क्लास में कौन से टीचर होते हैं? मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन से टीचर होते हैं। जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना उसका नाम चव्हाण के लड़के। लेखक की गणित पढ़ाने वाले मास्टर का क्या नाम था? तो मंत्री। दत्ता जी सरकार के सामने लेखक पर क्या आरोप लगाए? पिता ने आगे सिनेमा देखने जाता है, घर में खेती के काम में मन नहीं लगाता, व्यर्थ यहाँ वहां घूमता रहता है। इसमें एक और आरोप था, वो छूट गया। वो आरोप क्या था? आप मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए। चौथा एक और आरोप था, दादा ने अपने बेटे के सामने स्कूल जाने के लिए क्या शर्त रखी? स्कूल जाने से पहले खेतों में पानी भरना होगा, स्कूल से आने के बाद जानवर चराना होगा और घर में अधिक काम होने पर स्कूल भी नहीं जाना, घर में काम होने पर। लेखक पहले दिन अपनी कक्षा की दीवार से पीठ चटाकर क्यों बैठ गया? क्योंकि शरारती बच्चे उनकी धोती खींच रहे थे, इसलिए पीठ चटाकर वो बैठ गया। आनंद की कक्षा में शरारत किस कारण कम होने लगी? गणित के अध्यापक द्वारा शरारती बच्चों की पिटाई किए जाने के बाद। तो गणित के अध्यापक करते पिटाई। लेखक को अकेले में आनंद क्यों आने लगा? क्योंकि अकेले में वो अपनी कविताओं को लिख सकते थे, उनको खुलकर गा सकते थे और उनमें अभिनय भी कर सकते थे। इसलिए एकांत में आता था लेखक को मजा। जूझ कहानी के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? अब उन्हें अकेलापन अब उनका अकेलापन एकांत बन गया था, अच्छा लगने लगा था। अकेलेपन से अब उनको बोरियत महसूस नहीं होती थी। लेखक के मराठी शिक्षक की क्या विशेषताएं थी? तो कविता में छंद, अलंकार, गति, आरोह अवरोह का उनको अच्छा ज्ञान था और स्वयं भी कविताएं लिखते थे। मराठी भाषा की कविताओं के अलावा संदल गेकर को किस भाषा की कविताएं कंठस्थ थी? तो गुजराती, मराठी और गुजराती। आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव से किस बात के लिए आग्रह किया? तो उनके पास आने के बाद दत्ताजी राव को न बताने का आग्रह उन दोनों ने किया। आने दे, अब मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। यह कथन किसने किससे कहा था? दत्ताजी राव ने लेखक की माता से यह कथन कहा था। अगर आनंदा और उसकी माँ ने झूठ का सहारा ना लिया होता तो आनंदा शिक्षित ही रह जाते और कविताएं भी नहीं लिख पाते। तो वो झूठ उनके लाइफ में, उनके जीवन में अच्छा रहा। कविता पाठ करते समय मराठी अध्यापक क्या करते थे? तो बीच बीच में वो संस्मरण सुनाते थे, कई लेखकों के, कवियों के, तरह तरह के। और इस ये बात सुनकर अपने लेखक को लगता कि ये जो कवि लोग हैं ना, ये भी हाड़ मास के ही बने होते हैं, कुछ विशेष होते नहीं। अतीत में दबे पांव करेंगे अब हम। अतीत में दबे पांव, ओम थानवी का। और ये लगातार ही हम चलने देते हैं। बस आप मैसेज बॉक्स में मैसेज डालते रहिए कि क्या हम कंटिन्यू चलते रहे। फिल्म देखना, हाँ, कंडे बेचना, फिल्म देखना, जंगली चोर, बिल्कुल ऐसे ऐसे डालते रहेंगे तो मुझे समझ आता रहेगा। हाँ जी, हाँ, कंटिन्यू चलते रहेंगे। बीच में कई सवाल मैंने पूछे थे तो एक साथ वो सवाल देख लेते हैं। प्रबोध कुमार, हाँ, प्रबोध कुमार ने किया था। और प्रबोध कुमार ही तातुच है, ये भी सबको पता होगा ना। बरहेला सुअर, बहुत बढ़िया। अन्न जगाते, हाँ, गणपा जगाते आनंदा आनंद। हाँ, जगाते गणपा आनंदा आनंद। हम्म। अच्छा, एक मैम ने कहा था कि एक मैम ने कहा था कि भाई थोड़ी मोटिवेशनल बातें वगैरह। तो सबसे अच्छा मोटिवेशन यही है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, अपना ध्यान उधर जाएगा ही नहीं प्रेशर पर, पढ़ ही रहे हैं, सबसे अच्छा मोटिवेशन है। साथ साथ एकदम से एक कमरे, एक घर में बैठे बैठे भी हम पूरी दुनिया के टच में आ जाते हैं। तो हमें प्रेशर जैसा फील नहीं होता। बिल्कुल। जी, एक साथ मैं सारे मैसेज पढ़ूंगा ऐसे ही। तो जब मैं मैसेज के लिए कहूँ तो आप डालते रहिएगा, फिर मैं एक साथ मैसेज पढ़ पाऊंगा। और जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है वो कंटिन्यू जैसा कर रहे हैं तैयारी करते रहें। बाकी मेरा प्रार्थना यही रहती है ज्यादातर कि जुड़े रहें, ऑनलाइन जुड़े, चाहे चाहे आपका जिससे आप डिस्कशन करते हैं उनसे करते रहे। एक तरह से प्रेशर को किल करने का काम करता है जब हम ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं ना, जुड़ जाते हैं, देख रहे होते हैं। अब इसमें ये भी नहीं पता चलता है किसको कितना आता है, किसको कितना नहीं आता। जब कई बार ये लग रहा होता है ना सामने वाले को मुझसे ज्यादा आता है, तो भी प्रेशर फील होता है। तो यहाँ पता ही नहीं चलेगा क्योंकि मैं बड़ी स्पीड से चल रहा हूँ, प्रैक्टिस सबकी हो रही है। अब कंपटीशन किसका किससे? खुद का खुद से। मेरे साथ ये हुआ कि मुझे फील होता था प्रेशर जब मैं तैयारी करता था ना दूसरे के साथ, किसी के साथ, तो उसको मुझसे ज्यादा आता था तो मुझे प्रेशर फील होता था। फिर मैंने एकांत करनी शुरू करी। अब मैं कम पढ़ता था लेकिन प्रेशर फील नहीं होता था। तो ऐसे ये अपने अपना डिपेंड करता है कि मुझे क्या शूट करता है, तो आपको जो शूट करे। अब आता है सबसे सरल पार्ट यही है, अतीत में दबे पाँव। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मजा ही मजा इसी में है।
कोठार किसके काम आता होगा? कोठार सुरक्षा के लिए, धन जमा करने के लिए, अनाज जमा करने के लिए, पानी जमा करने के लिए। तो अनाज जमा करने के लिए काम आता होगा लिखा है, तो ये लो, अनाज जमा करने के लिए काम आता होगा। दाढ़ी वाली मूर्ति का क्या नाम रखा गया? मुख्य नरेश, धर्म नरेश, याजक नरेश, गौड़। तो याजक नरेश दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम रखा गया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई है? इस्लामाबाद, लाहौर, दिल्ली या फिर लंदन। तो ये दिल्ली संग्रहालय में रखी गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें चारों संग्रहालयों के नाम पता चल गए कि यहाँ यहाँ संग्रहालय है। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो राजस्थान का ख्याल आया, और राजस्थान की भी एक जगह का ख्याल आता है, और वो जगह का नाम है कुलधरा। अगले पाठ का उत्तर भी हो गया, कुलधरा जगह का ख्याल आता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत वस्तुओं की संख्या 50,000 से भी अधिक वस्तुएं हैं जो वहां की खुदाई में निकलती है। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग काला हो जाता है इतने दिनों में। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग चाहे कैसा भी रंग हो जाए, इसी की वजह से गेहूं के रंग फसलों के प्राप्त होने की वजह से ही हम संसार की अन्य सभ्य सभ्यताओं में जा सके। नहीं तो ये हम पे आरोप लगाया जाता था कि हमें अनाज उगाने की कला का नहीं पता था। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम होता है अली नवाज। हम लोग तीसरी चौथी बार कर रहे होंगे ना, अली नवाज। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या थी? कि इस सभ्यता में सौंदर्य बोध था, संस्कृति बोध, सभ्यता बोध या नागर बोध। तो इस सभ्यता में सौंदर्य बोध होता है, इस सभ्यता में होता है सौंदर्य बोध। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया? उन्होंने राज पोषित, धर्म पोषित, समाज, तो उन्होंने बताया कि समाज पोषित है। और इसके बहुत सारे उदाहरण भी बताए कि समाज आपस में, मतलब उन पर धर्म या राज राज का कोई विशेष चिन्ह नहीं मिलता है। मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? मोहनजोदड़ो अपने काल में सभ्यता का केंद्र रहा होगा। मोहनजोदड़ो की आबादी कितनी है? तो मोहनजोदड़ो की आबादी 85,000। और कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो ये 200 हेक्टेयर में फैला हुआ। भग्न इमारत में कितने खंबे होते हैं? तो भग्न इमारत में होते हैं 20 खंबे। डी के हल्का किसके नाम से? डी के हल्का दीक्षित काशीनाथ के नाम से जाना जाता है, दीक्षित काशीनाथ। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? अब यहां से हम आपसे प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं कि मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क 2 मील, 3 मील, आधा मील या 1 मील? तो मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क होती है आधा मील। वो वाले सरल वाले प्रश्न थे, अभी भी सरल वाले ही आते हैं कुछ बीच में। लगभग कुएं कितने होते हैं? तो 500, 200, 800, 700। तो लगभग कुएं होते हैं 700। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? सेब, संतरे, संतरे, केले, अंगूर, खजूर अंगूर या खजूर अमरूद? कौन से फल उगाए जाते थे? तो अब मैं मैसेज बॉक्स में आकर देख लेता हूँ कि कौन से फल उगाए जाते थे। नहीं पता? फिर से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? सेब और संतरे, संतरे और केले, खजूर और अंगूर, खजूर और अमरूद। हैं? आर वाले, सी वाले, खजूर और अंगूर। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? कपास के बीज, ऊन, सूती कपड़ा या गर्म कपड़ा? तो वहां पे सूती कपड़ा मिलता है, ये प्रमाण थे। कपास के क्या वहां पे बीज मिलते हैं? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। क्या वहां पे कपास के बीज मिले? कभी वहां पे कपास के बीज नहीं मिले। तो कपास की पहचान इसी कपड़े से होती है, और ये कपड़ा संसार में सबसे पुराने कपड़ों में से एक है। और सबसे पुराने कपड़ों में से बात करें या सबसे पुराना ही है, तो ये सबसे पुराना ही है जो अपने यहाँ मिलता है। कितने साल पुराना है ये मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए। अतीत में दबे पांव पाठ के रचयिता ओम थानवी। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी कितनी थी? 20,000, 65,000, 85 या 50,000? तो 85,000 मोहनजोदड़ो की आबादी थी। मोहनजोदड़ो का नगर कितने साल पहले का है? नगर नियोजन 1,000, 2,000, 3,000 या 5,000 साल पहले का? तो ये 5,000 साल पहले का है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? ये फिर से कठिन प्रश्न आ गया। मुख्य सड़क की चौड़ाई 32 फुट, 20 फुट, 33 फुट या 40 फुट? कितनी है? 5,000 बहुत बड़ी। मोहन नहीं नहीं, 30 नहीं है। सड़क की चौड़ाई 33 फुट है। ये मोटे मोटे अक्षरों में वहां अलग से भी लिखा होता है पाठ के अलावा भी। सड़क का चित्र देखकर 33 फुट है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे? लाहौर के, दिल्ली के, लंदन के, अजायब घर की? पाठ के अनुसार ये अजायब घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे का क्या विद्यमान है? मंदिर, बौद्ध स्तूप, राजमहल या विशाल भवन? सबसे ऊंचे चबूतरे का विद्यमान है बौद्ध स्तूप।
ये बौद्ध स्तूप बड़ा काम की चीज है। बौद्ध स्तूप की खुदाई के लिए ही, बौद्ध स्तूप को ढूंढने के लिए ही यहाँ पे आया जाता है, और फिर एक्सीडेंटली मिल जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ढूंढने के लिए यहाँ पे कौन आते हैं, उस सर्वेक्षण, जो भी वो विभाग था उसके अध्यक्ष का नाम लिखना है। अध्यक्ष का नाम माने चीफ का नाम। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? 15 फुट, 25 फुट या 12 फुट? कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? राखालदास बनर्जी आते हैं खुदाई करने, और उसके अध्यक्ष का नाम क्या होता है? वो होते हैं जॉन मार्शल। हाँ, जॉन मार्शल। हम्म। बौद्ध स्तूप कितने फुट तो आपने बताया 25 फुट। 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर है। चबूतरे पर किसके कमरे बने? मजदूरों के, किसानों के, भिक्षुओं के और शिक्षकों के। तो किसके कमरे बने चबूतरे पर? भिक्षुओं के कमरे बने। राखालदास बनर्जी यहाँ किस वर्ष आए? 1922 में, 23 में, 24 में, 25 में? ये तो कठिन सवाल हो गया। तो कब आए राखालदास बनर्जी? 22, 23, 24, 25? तो आप लोगों ने बताया 25 में आए। राखालदास बनर्जी यहाँ पे आते हैं। मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ, फिर भी रिकॉर्डिंग में आवाज ये साफ नहीं आ पाती। 1922 में राखालदास बनर्जी आते हैं। राखालदास बनर्जी के बाद यहाँ खुदाई करने के लिए कौन आता है? जो भी कोई आता है उसके नाम में अलंकार होता है। ये हमने बात की थी, पाठ पढ़ रहे थे ना तब। तो कौन आते हैं? राखालदास बनर्जी कौन थे? राखालदास बनर्जी पुरातत्ववेत्ता थे। शिक्षक, भिक्षुक, पुरातत्व। मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? लैंडस्केप। सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहा जाता है? सबसे पुराना लैंडस्केप वो बुद्ध स्तूप को भी कहा जाता है या नहीं? मैसेज बॉक्स में देखिए। सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहा जाता है? बुद्ध। जी, हाँ, बिल्कुल। और हम्म, हो गया। मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, बीकानेर? चंडीगढ़ के साथ की गई। चंडीगढ़ का निर्माण करता वास्तु शिल्पी कौन है चंडीगढ़ का? मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी कितनी दूरी पर बहती है? 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 6 किलोमीटर? ये 5 किलोमीटर पर सिंधु नदी बहती है। ये किस दिशा में बहती है, ये भी ध्यान है क्या? मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी 5 किलोमीटर कौन सी दिशा में बहती है? 5 किलोमीटर बहती है, कारबोजिए ने किया चंडीगढ़ का। और कौन सी दिशा में? 5 किलोमीटर पर पूर्व में। पीछे की तरफ नहीं बहती 5 किलोमीटर। किताब में देखकर बोलना है, ऐसे अनुमान से नहीं बोलना बिल्कुल भी। किताब से देखकर सही उत्तर ही लिखने हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ सही उत्तर लिखने हैं, अनुमान से नहीं। तो सही उत्तर आप ले आइए और फिर देखिए। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती माना जाता है? तो दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट अमीरों, भिक्षुओं, कामगारों या शिक्षकों? तो कामगारों की इसको बस्ती माना जाता है। महाकुंड कितने फुट लंबा है? महाकुंड 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट या 25 फुट? 40 फुट या 50 फुट? तो महाकुंड 40 फुट। 40 फुट क्या है? लंबा है। महाकुंड 40 फुट लंबा है। बस ये तीनों आंकड़े। लंबा है जो सबसे बड़ा है, चौड़ा है जो बीच का है, और फिर ये गहरा हो गया। महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? तो महाकुंड की चौड़ाई 25 फुट है। महाकुंड की गहराई कितनी है? तो महाकुंड की गहराई 7 फुट है। तीनों एक साथ याद हो गए। महाकुंड के तीन तरफ किसके कक्ष बने हैं? तो तीन तरफ मेहमान, साधु या अमीर? तो महाकुंड के तीन तरफ कक्ष बने हुए हैं साधुओं के। उत्तर में दो पात्र में कितने स्नानघर हैं? तो 4, 5, 7, 8? बताइए, उत्तर में दो पात्र पर कितने स्नानघर हैं? उत्तर में दो पात्र पर स्नानघर है 8। 8। इसकी इनकी विशेषता यह है कि इनके दरवाजे एक दूसरे के सामने बिल्कुल नहीं खुलते। ये वास्तुशिल्प का अच्छा उदाहरण है। कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? पानी की नहर, तालाब, कुआं या पानी की नाली? तो कुआं कुंड के पानी के प्रबंध के लिए व्यवस्था है, कुआं।
अतीत में दबे पांव नामक पाठ के लेखक कौन है? ओम थानवी अतीत में दबे पांव नामक पाठ के लेखक हैं। एक यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज ये दोनों है। अतीत में दबे पांव नामक पाठ की सभ्यता मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का नाम आता है मेलुहा। तो मेलुहा नाम कहाँ के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो को कहा जाता है? मेलुहा कहाँ के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो को कहा जाता है? कहाँ के शिलालेखों में कहा गया? मेसोपोटामिया के शिलालेखों में कहा गया। हाँ, मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो को मेलुहा कहा गया। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न और छूट गए, अच्छे अच्छे वाले प्रश्न छूट गए। उनमें से एक प्रश्न तो यह है कि कंकाल कहाँ पे मिलते हैं? कौन सी बस्ती में कंकाल मिलते हैं? जहां पे कंकाल मिलते हैं वहां पे और भी दो तीन अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। हल डी के हल्का बीसी में जहां कंकाल मिलते हैं वहां और भी दो तीन तीन चीजें मिलती हैं। सबसे अच्छी चीज नृत्य करती मूर्ति वहीं से मिलती है। बहुत बढ़िया। वही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। और जस्ट पेज में जहां ये लिख रखा है ना, उसके ऊपर जब आप अगर जाकर देखेंगे, याचक नरेश, याचक नरेश वहीं से मिलते हैं, कंफर्म करके देखिए। तो उसके ऊपर एक और बस्ती दे रखी है, वहां पे एक और बस्ती ही है, वहां पे भी दो तीन काम की चीजें मिलती है। वर्तमान में यह पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कौन सा है सिंध में? कौन सा है? मोहनजोदड़ो सिंध में है या पंजाब में है? मोहनजोदड़ो सिंध में है, तो पंजाब में कौन सा है? पंजाब में हड़प्पा। माधव वत्स स्वरूप वत्स का रंगाई से संबंधित जितने काम आएंगे वो माधव स्वरूप वत्स से ही संबंधित आएंगे। इसके अलावा सोने की भी कुछ सुइयां मिलती हैं, वो वाला प्रश्न भी रह गया। बहुत सारे प्रश्न रह गए हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो के किस काल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है? ताम्रकालीन शहरों में ये सबसे बड़ा शहर है। ताम्रकालीन शहरों में सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे पत्थर से के औजार वगैरह ना मिलकर धातुओं के ही मिलते हैं, हाँ या नहीं? इसके अलावा सिंधु नदी से बचने के भी बहुत सारे उपाय वहां किए गए थे। उन्हीं में से एक उपाय था ऊंचाई पर एक चीज का निर्माण करना। कौन सी चीज थी वो? मोहनजोदड़ो का अर्थ हो गया मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला। पाठ में मुर्दों का टीला दिया है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो फिर मोहनजोदड़ो किले कैसे मानव द्वारा निर्मित है, वो प्राकृतिक नहीं है। सिंधु नदी के पानी से बचने के लिए जमीन की सतह को किस तरह से ऊपर उठाया गया था? ये लो इन्होंने तो ऊपर दे दिया। कच्ची पक्की ईंटों की चिनाई से टीलों के रूप में ऊपर ये चीज बनाई थी सिंधु नदी के पानी से बचने के लिए। कच्ची पक्की ईंटों की चिनाई इन्होंने पहले दे दिया। अभिलेखों में मेलुआ शब्द संभवतः किसके लिए प्रयोग होता है? तो मोहनजोदड़ो के लिए मेलुआ शब्द संभवतः प्रयोग हो रहा है। खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी मोहनजोदड़ो की। राखालदास बनर्जी के बाद वहां पे खुदाई करने वाले का नाम आपने लिखा था क्या? हेरल्ड हारग्रीव्स उनका नाम था। 1924-25 में वो खुदाई करने के लिए आते हैं। इसके अलावा मार्टिमर मार्टिमर व्हीलर का नाम भी आता है, वो क्या कहते हैं? इसके अलावा मार्टिमर व्हीलर का नाम भी आता है, वो क्या कहते हैं? वो भी कुछ कहते हैं। चलो देखिए उसके किताब जरूर खोलकर बैठिए। सबसे अच्छे इसी से प्रश्न बनते हैं। सबसे अच्छी किताब यही, सबसे सरल क्वेश्चन इसी से बनते हैं, तुरंत याद होते हैं। राखालदास बनर्जी कौन थे? पुरातत्ववेत्ता थे। राखालदास बनर्जी यहाँ किस वर्ष आए? 1922 में आए। मोहन जोदड़ो की खुदाई किसके निर्देश पर होती है? तो जॉन मार्शल के निर्देश पे होती है। इनके संबंधित तीन प्रश्न बन जाते हैं। एक तो इनके निर्देश पे खुदाई होती है, ये एक अध्यक्ष होते हैं। दूसरा, ये एक बड़ा विशाल प्रबंध छपवाते हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालिक महानिदेशक यही होते हैं, जॉन मार्शल। यह स्थल किस चीज की अनूठी मिसाल है? नगर नियोजन की अनूठी मिसाल। कितने साल को हो गया? 5,000 साल पुरानी होगी। कितने हजार साल पहले का है? तो 5,000 साल पहले का ही है। अगर 5,000 साल पुराना है तो इस काल में सभ्यता का केंद्र रहता है, अपने काल में सभ्यता का केंद्र यही रहता है। मोहनजोदड़ो का समाज कैसा था? साक्षर और सुसंस्कृत था। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस सभ्यता के समकक्ष माना जाता है? तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत इसको माना जाता है। सिंधु की
घाटी की जल संबंधी अनूठी विशेषता क्या है? जल निकासी का प्रबंध। मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? ये 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी 85,000। मोहनजोदड़ो के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा शहर कौन सा है? तो ये हड़प्पा होता है। सिंधु घाटी संस्कृति किस प्रकार की मानी जाती है? तो मैदानी संस्कृति मानी जाती है। 100 वर्षों में अब तक मोहनजोदड़ो कितने भाग की खुदाई हो पाई? एक तिहाई भाग की। एक तिहाई भाग की खुदाई हो पाई है। 100 साल हो गए खोदते हुए। और अब क्या हो पाएगी? अब नहीं हो पाएगी। क्या वहां की लिपि पढ़ी जा चुकी है? नहीं पढ़ी जा चुकी। मोहनजोदड़ो के स्तूप के चबूतरे वाले हिस्से को किस नाम से पुकारते हैं? गढ़ के नाम से पुकारते हैं। चबूतरे वाला हिस्सा हो गया गढ़। मुख्य सड़क 33 फीट ही रहेगी। मुख्य सड़क 40 फुट, 25 फुट, 7 फीट। महाकुंड की ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई है। महाकुंड के 3 तरफ बनते हैं तो साधुओं के कमरे। पानी प्रबंध के लिए व्यवस्था है तो कुओं की। ईंटों के बीच चूने और किरोड़ी के गारे का इस्तेमाल किया गया था अशुद्ध पानी को प्रवेश से रोकने के लिए। तो महाकुंड में अशुद्ध पानी का प्रवेश है, उसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए चूने और किरोड़ी के गारे का इस्तेमाल होता है। महाकुंड के पास मिले ज्ञानशालाओं के अवशेषों के क्या नाम है? कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स निम्नलिखित में से क्या है? तो महाकुंड के पास मिले ज्ञानशालाओं के अवशेषों का नाम। दो पात में 8 स्नान घर है कुंड के उत्तर में। कोठार किस काम आते थे? कर से प्राप्त अनाज जमा करने के काम आते थे कोठार। दाढ़ी वाली मूर्ति का क्या नाम रखा गया? याजक नरेश दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम रखा गया। नर्तकी के अलावा किसकी मूर्ति मिली थी? तो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति मिलती है। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? तो 5 किलोमीटर की दूरी पर बह रही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में ये मूर्ति अभी रखी गई है। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आता है? राजस्थान का ख्याल आता है। राजस्थान की कौन सा जिले का ख्याल आता है? तो जिले का नहीं, यहाँ तो कुलधरा गांव का नाम दिया है, तो जिले का नाम आप मैसेज बॉक्स में डालिए कि किस जिले का उनको ख्याल आता है। राजस्थान के किस जिले का उनको ख्याल आता है? कुलधरा तो गांव है। कौन से जिले में है ये? एक तिहाई जॉन मॉर्शल। प्लीज रिपीट। कौन से वाला? मिट्टी के आभूषण। बहुत बढ़िया। सोने की 3 सुई मिली थी। पंजाब हड़प्पा, हड़प्पा पंजाब, सिंध मोहनजोदड़ो। माधव स्वरूप वत्स को हल्का अंग्रेज का कारखाना भी मिला है। और सोने की सुइयां हो गई। राजा का मुकुट हो गया। नृत्य करती मेसोपोटामिया। शिलालेख। बहुत बड़े। जी। जैसलमेर। अगला सवाल। जैसलमेर से जुड़ी हुई कहानी है। कुलधरा से जुड़ी हुई। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंचीकृत वस्तुओं की संख्या 50,000 से अधिक। 50,000 नहीं है, पाठ में लिख रखा है 50,000 से अधिक है। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? तो आधा मील ही बची है वो लंबी सड़क। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होता था, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है सूती कपड़ा। मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? लैंडस्केप कहा गया है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति को अब किस जगह की शोभा बढ़ा रही है? अजायब घरों की वो शोभा बढ़ा रही है। मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई? चंडीगढ़ के। गेहूं का रंग कैसा निकलता है? काला निकलता है। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? अली नवाज व्यक्ति का नाम था। और सिंधु घाटी सभ्यता थी, सौंदर्य बोध उसमें था। ये समाज पोषित थी, इसमें सौंदर्य बोध था। आड़ी सीधी सड़कों को वास्तुकार क्या कहते हैं? ग्रिड प्लान कहते हैं। भग्न इमारत में कितने खंभे हैं? तो 20 खंभे हैं। डी के हल्का किसके नाम पर रखा गया? दीक्षित काशीनाथ के नाम पर। सोने की 3 सुइयां किसे मिली? काशीनाथ दीक्षित को। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का नाम डीकेजी किसके नाम पर रखा गया? पुरातत्वविद काशीनाथ दीक्षित के नाम पर रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो खजूर और अंगूर। बस दो ही उगाए जाते थे। तीसरा फल भी तो था, उसका मैसेज बॉक्स में नाम लिखिए कि तीसरा फल कौन सा होता है? तीसरा फल होता है खरबूज। हाँ। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे में क्या विद्यमान है? बौद्ध स्तूप। और इसी की ऊंचाई 25 फुट है। और इसी को लैंडस्केप कहा जाता है। इसी को देखने के लिए, मतलब इसी की खोज करने के लिए वहां पे आते हैं अपने राखालदास बनर्जी। स्तूप से महाकुंड की ओर जाने वाले रास्ते का नाम क्या रखा गया? डिविनिटी यानी देवमार्ग, उस रास्ते का नाम रखा गया। चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? बौद्ध भिक्षुओं के कमरे चबूतरों पर बने हुए हैं। साधु के कमरे कहाँ थे? कुंड के 3 तरफ साधुओं के कमरे थे। दक्षिण में टूटे फूटे घरों के जमघट को किसकी बस्ती माना गया है? कामगारों की बस्ती। उत्तर में 2 प्रांत में कितने स्नानघर हैं? तो उत्तर में 2 प्रांत में 8 स्नानघर हैं। अनाज की ढुलाई के लिए
किस वाहन का प्रयोग किया जाता होगा? बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य चीजों के आकार कैसे थे? चौकोर या आयताकार? ये भी अच्छी बात है। कुएं सिर्फ गोल मिले हैं, बाकी सब चीजें वहां पे मिलती है चौकोर या आयताकार। सिंधु घाटी के छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को क्या कहा गया है? नीचा नगर छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को कहा गया है। रंगरेज के कारखाने में क्या रखा जाता है? रंगाई के बर्तन रखे जाते हैं। रंगाई का कारखाना खुदाई के समय किसको मिलता है? तो माधव स्वरूप वत्स को रंगरेज का कारखाना मिलता है। नालियों की क्या विशेषता थी? नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी और ढकी हुई थी, ये विशेषता थी। और एक ये भी तो थी ना, एक, दो, और क्या आएगा? चार आएगा या छह आएगा या आठ आएगा? एक दो तो सही है, उसके बाद क्या आएगा? मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए ईंटों के बारे में। चार, एक दो के बाद आएगा चार। सिंधु की खास पहचान, छापे वाले कपड़ों को क्या कहते हैं? अजरक कहते हैं। सिंध की खास पहचान, समुचित सिंधु सभ्यता में औजार तो मिले किंतु क्या नहीं मिलते हैं? हथियार नहीं मिलते। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो छूट गए हैं। तो वो कौन कौन से प्रश्न है? केवल उत्तर अगर आप डाल देंगे ना तो हो जाएगा काम। एक तो प्रश्न ये है, यहाँ जैसलमेर वाला प्रश्न छूट गया, बिल्कुल। और कौन सा छूट गया प्रश्न? बहुत सारे प्रश्न छूट गए। जैसलमेर, कुलधरा, और तांबे की खाने। हम्म इसके अलावा अनाज जो मिलता है अलग अलग प्रकार का, रबी की खरीफ की फसलें जो होती है वो छूट गया है। हल के सारे नहीं आए हैं, वो छूट गए हैं। हम्म, तो जो छूट गया एक बार, अभी उसको आप अभी देख लीजिएगा। आप माने जैसे ये क्लास खत्म होती है इसके तुरंत बाद। बहुत धन्यवाद।